अच्छा जी, आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑफ्थल्मोलॉजी। ऑफ्थल्मोलॉजी में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको हम ऑर्गन ऑफ साइट भी बोलते हैं, शाबाश, कौन सा ऑर्गन है जिसको हम ऑर्गन ऑफ साइट भी बोलते हैं? जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताना है। आपने बताना है जी, आई क्या है हमारा ऑर्गन ऑफ साइट है। फिर पूछा जाता है कि किधर प्रेजेंट होता है, शाबाश, किस जगह पे ये प्रेजेंट होता है? तो आपने बताना है ये किधर प्रेजेंट होता है। ये ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किधर प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका डायामीटर कितना होता है। ठीक है, अब ये 3 से 4 बेसिक्स की बिल्कुल एज वाली बातें हैं, आपको पता नहीं चाहिए। डायमीटर कितना होता है आपने बताना है। 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है इसमें, इसका डायमीटर होता है। फिर पूछा जाता है कि इसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है मैक्सिमम, तो आपने बताना है 7 इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर? मैंने आपसे पूछा कि ऑर्गन ऑफ साइट क्या होता है, आपने बताया जी हमारी जो आई होती है वो ऑर्गन ऑफ साइट होती है। फिर मैंने आपसे इसकी लोकेशन पूछी कि किधर प्रेजेंट होता है, आपने बताया जी ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होता है। फिर मैंने आपसे डायमीटर और वॉल्यूम पूछा। ये तो चीज की बेसिक्स। अब बात करते हैं कि आई के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आई के अंदर हम पढ़ेंगे। ये अगर आपको इनके नाम आना जरूरी है, क्योंकि फिर इन स्ट्रक्चर की अलग अलग सेपरेट सेपरेट सारी डिजीज डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने बताना बेसिकली इसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं। 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है, एक हमारे पास इसकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज लेयर। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, सब में कोई ना कोई इशू हो तो डिजीज हो जाती है। यार अभी मैंने पढ़ाया ही क्या जुनेद, मेरे ख्याल में आपने अभी ज्वाइन किया है। अब मैंने बताया जी ऑर्गन ऑफ साइट होता है इसके अंदर। अच्छा, ये आपका ऑर्गन ऑफ साइट होता है, लोकेशन क्या होती है, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। डायमीटर इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है और वॉल्यूम इसके अंदर 7 होता है। फिर मैंने बताया जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। अब कौन कौन सी लेयर होती है, एक हमारे पास होती है, एक 3 लेयर होती है। लेयर्स भी इसकी 3 होती हैं। एक आपने बताना है, एक हमारे पास कौन सी लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, कौन सी लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है। दूसरी कौन सी हमारे पास लेयर होती है, दैट इज वास्कुलर लेयर होती है। और तीसरी हमारे पास कौन सी लेयर होती है, नर्वस लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपने याद रखना लेंस आता है। अभी आप इतना याद रख लें, दैट इज मोर देन इनफ। बाकी अब जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ एक दफा आपको दोबारा ये बता दूंगा। लेंस आता है आपका किधर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आपसे पूछा जाए कि एक्सेसरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, आपने बताना जो आईब्रोज होती हैं ये हमारा एक्सेसरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, जो हमारी आईलिड है ये क्या है, ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा आई लैशेस ये भी एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में आती हैं। लैक्रिमल अपरेटस वगैरह, लैक्रिमल ग्लैंड वगैरह ये भी किसके अंदर आती है, एक्सेसरी स्ट्रक्चर में आती हैं। और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल भी क्या होता है हमारा, ये भी एक्सेसरी स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया स्ट्रक्चर्स में, हमने जो आज डिस्कस करना है वो हमारी लेयर्स हैं बेसिकली। तो 3 लेयर्स मैंने आपको बताई, एक हमारे पास फाइब्रस होती है, एक हमारे पास वास्कुलर, एक हमारे पास नर्वस। लेंस हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। एक्सेसरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, आईब्रोज, आईलिड और आईलैशेस, लैक्रिमल अपरेटस और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल हमारे पास आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी। अब हम जाएंगे बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लगे आई के। सबसे पहले हम उसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए फाइब्रस लेयर का। ठीक है, अब फाइब्रस लेयर क्या है आपने बताना, जो हमारी क्या है फाइब्रस लेयर है, ये सबसे बाहर वॉइस, ओके, जो फाइब्रस लेयर है हमारी वो क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर पूछा जाता है कौन सा, तो आपने बताना डेट इज फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि फाइब्रस लेयर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपने बताना है इसके अंदर क्या आता है, स्क्लेरा आता है। ठीक है, और दूसरी क्या चीज आती है इसके अंदर हमारे पास, कॉर्निया आता है। ठीक है, क्या आता है, सिक्लेरा आता है, और क्या होता है, कॉर्निया आता है। जो हमारा सिक्लेरा होता है, फिर ये पूछा जाता है ये किधर प्रेजेंट होता है, आपने बताना पोस्टीरियर 5/6 हमारा क्या होता है, सिक्लेरा होता है। और जो कॉर्निया होता है ये क्या होता है हमारा, 1/6 का होता है हमारा कॉर्निया होता है। और कॉर्निया में आपने ये भी बताना ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट और ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ए वास्कुलर स्ट्रक्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना, यकीन करें ये आपके पास पेपर में चीख चीख के पूछा गया। और उसने फिर आपसे ये भी पूछा कि अगर ये ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है तो ये अपनी न्यूट्रिशन किधर से लेता है, ये ऑक्सीजन किधर से लेता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, हाँ जी, को बच्चा बताएगा। शाबाश, पास पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप लोगों ने बताना अभी कौन सा है, जल्दी बताएं। आउटसाइड से लेता है, शाबाश। तो आपने बताना ये क्या करता है,
आउटसाइड से लेता है। अब आउटसाइड पे क्या आता है हमारे पास, इन्वायरमेंट आता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से लेता है, और साथ अपनी न्यूट्रिशन किससे लेता है, दैट इज फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये भी याद रखिएगा। अभी मुझे पता आपको ये भी नहीं पता एक्वस ह्यूमर क्या है, अभी बस इतनी सी जो आपको मोटी मोटी बातें लिखवा रहा हूँ, आप सिर्फ ये माइंड में रखें, बाकी डिटेल में आपको सारी चीजें अभी बताता हूँ। या अभी अच्छा, एक और मजे की बात, मैं आपको ये सारी डायग्राम से भी दिखाऊंगा, ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको डायग्राम नहीं दिखाऊंगा इसके अंदर। अभी सिर्फ आप बात इतनी सी याद रख लें, मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा। बाय डिस्फिन वो मैं आपको बता दूंगा जब हम कॉर्निया डिटेल में पढ़ेंगे ना, उधर आपको दिखा दूंगा कि ब्लड सप्लाई आती भी कैसे है, क्या क्या मैकेनिज्म है ये। सॉरी, ब्लड सप्लाई आती नहीं है, कि न्यूट्रिशन किधर से आती है, वो सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक को बात कुछ चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ ले, शाबाश। फाइब्रस लेयर में से। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी, सेकंड लेयर कौन सी लिखवाई थी मैंने आपको, शाबाश। दूसरी कौन सी लिखवाई थी वो बताएं। दूसरी लेयर कौन सी थी हमारी, दैट इज वास्कुलर लेयर, ठीक है। इसको लाइट नहीं लेना कि छोटी छोटी लेयर्स हैं कि बस इसको गुजार दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वास्कुलर लेयर के अंदर क्या क्या होता है, आपने बताना है हमारे पास ये कौन सी लेयर होती है। सबसे पहले आपने बताना है ये हमारे पास मिडल लेयर होती है। पहली बात आपने ये बतानी कौन सी लेयर है हमारे पास, मिडल लेयर हमारे पास क्या होती है, वास्कुलर लेयर होती है। और फिर पूछा जाता है कि मिडल लेयर के अंदर क्या पड़ा होता है, आपने बताना जो यूवियल ट्रैक है ना, जो हमारा यूवियल ट्रैक है वो किधर पड़ा होता है, वो हमारे पास वास्कुलर लेयर के अंदर पड़ा होता है। अब यूवियल ट्रैक भी आगे दो चीजों के अंदर डिवाइड होता है। किस किस के अंदर होता है, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। आपने बताना है कि ये एंटीरियर पार्ट में डिवाइड होता है, और दूसरा किसके अंदर होता है। अब यूवियल ट्रैक डिवाइड हो रहा है आगे, एक हमारे पास इंटीरियर पार्ट में होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अब एंटीरियरली क्या क्या चीजें आती हैं, आपने बताना है कि एंटीरियरली हमारे पास सिलरी बॉडी आती है, ठीक है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिलरी बॉडी का भी लिखवाता हूँ ये भी। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, आयरस आता है, ठीक है। सिलरी बॉडी आती है और क्या होता है, आयरस होता है। किसके अंदर आता है, एंटीरियर किसके, यूवियल ट्रैक के अंदर आता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर ये क्या करता है, इंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड होता है। पोस्टीरियर में हमारे पास क्या आता है, कोरोइड आता है, ठीक है। सिर्फ इतना सी बात याद रखने, कोरोइड आता है। ये हमारे पास ब्राउन पिगमेंटेड वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये भी बिटवीन द सेक्लेर और रेटिना प्रेजेंट होता है। अभी इतनी बात याद रख लें, जब इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे ना, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ अपनी थोड़ी सी ग्रिप तो बनाए ना एनाटॉमी पे, कि वास्कुलर लेयर पे क्या क्या आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब वास्कुलर लेयर को डिस्कस कर लिया, उसके बाद बात करते हैं किस लेयर, थर्ड लेयर की बात करते हैं। थर्ड मैंने आपको कौन सी लिखवाई थी, मैंने आपको नर्वस लेयर लिखवाई थी। ये मिडल है, तो फिर नेक्स्ट वाली कौन सी होगी, इनर लेयर नहीं होगी, शाबाश। अब आप लोगों ने बताना है जो हमारे पास नेक्स्ट वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी, इनर लेयर होगी। सबसे अंदर वाली लेयर हमारे पास कौन सी होगी, वो नर्वस लेयर होगी। अब नर्वस लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, शाबाश। नर्वस लेयर इसके अंदर इनर मोस्ट लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, दैट इज रेटिना हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, रेटिना प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जी। पोस्टीरियर थ्री फोर्थ हमारे पास क्या होता है, रेटिना होता है। अब क्या होता है कि हमने अगर रेटिना को देखना होता है ना, अगर कोई ना कोई रेटिना के अंदर इशू है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेटिना के अंदर इशू है। उसके लिए हमने क्या करवानी होती है, शाबाश, रेटिनोस्कोपी करवानी होती है, ठीक है। क्या करवानी होती है, रेटिनोस्कोपी करवानी होती है। अब रेटिनोस्कोपी पे हम क्या क्या देखते हैं, एक तो हम देखते हैं मैक्यूला को देखते हैं, ठीक है। अब मैक्यूला क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ना डिप्रेशन होता है। जब आपको आईलिड वो आई की डायग्राम दिखाऊंगा ना, वहां पे डिप्रेशन दिखाऊंगा, मैक्यूला दिखाऊंगा वहां पे, ठीक है। हाँ, फिर आपको पता चल जाएगा। और हम दूसरी चीज क्या देखते हैं रेटिनोस्कोपी पे, ऑप्टिक डिस्क को देखते हैं। किसको देखते हैं जी, ऑप्टिक डिस्क को देखते हैं। अब ऑप्टिक डिस्क के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ऑप्टिक डिस्क मुझे पता चल गई कि भाई रेटिना में क्या पड़ी हुई है, मैंने रेटिनोस्कोपी की, मुझे ऑप्टिक डिस्क नजर आ रही है। मैंने ना इसके अंदर बेसिकली 3C को फॉलो करना होता है। अब 3C क्या होता है, शाबाश शाबाश अली रजा, आपने बताना है कि इसके अंदर हमने क्या करना होता है, रेटिना का कलर देखना होता है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, रेटिना का कलर देखना होता है। अगर तो हमें क्या नजर आ रहा है, वो पेल कलर आ रहा है, ठीक है। अगर क्या नजर आ रहा है, पेल कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर अब क्या हो रही है, ऑप्टिक डिस्क एट्रोफी हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑप्टिक डिस्क एट्रोफी हो रही है। पहली बात मैंने आपको ये बता दी, पहला सी क्या था, कलर। दूसरी चीज हमने क्या देखनी होती है इसके अंदर, इसका कंटोर देखना होता है, शेप देखनी होती है किस तरह की है। अगर तो इसके अंदर कौन सी है, ओवल शेप का अगर ये हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अब क्या हो रहा है, मोस्ट लाइकली पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर अब क्या है, बढ़ गया है, ठीक है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर पेपुलिडीमा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, पेपुलिडीमा हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पेपुलिडीमा क्यों होता है,
तो आपने बताना है इसका कंटूर ज्यादा हो जाता है, जब कंटूर ज्यादा होता है रेटिनोस्कोपी पे रेटिना का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर पेपुलिडिमा हो रहा है। ठीक है। तीसरा सी इसके अंदर क्या होता है आपने बताना है, जिस तीसरा सी इसके अंदर हम क्या देखते हैं, कपिंग देखते हैं। अब कपिंग भी क्या होता है, ये भी जस्ट लाइक डिप्रेशन होता है। नॉर्मल कपिंग प्रेजेंट होती है आपकी इसके अंदर रेटिना के अंदर। ठीक है। अब वो नॉर्मल कपिंग कितनी होती है आपने बताना है, लेस देन वन थर्ड हमारा एरिया क्या होता है, कप्ड होता है, थोड़ा सा क्या होता है, डिप्रेस होता है कॉर्निया का। लेकिन अगर वो वन थर्ड एरिया से ज्यादा डिप्रेस कर गया ना, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर कोई ना कोई क्या इशू है। ठीक है, ये चीज हम देखते हैं कि इसके अंदर अब इसके अंदर क्या इशू है। और पूछा जाता है कि इसके अंदर अगर वन थर्ड एरिया से ज्यादा आपको कपिंग नजर आ रही है, तो इसके अंदर मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, तो आपने बताना दैट इज ग्लूकोमा हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये नहीं भूलना आपने। यहाँ तक को बात कुछ चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मैं से पूछ ले, मुझे पता अभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर पता नहीं आप क्या क्या बातें बता के चले गए हैं। लेकिन भाई रियलिटी यही है, मैं भी आपको डायग्राम से एक एक चीज दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इधर ये आपके टेक्स्ट यहाँ पे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगर यहाँ तक सर कपिंग रिपीट कर दें, देखिए बेटा मैंने कपिंग का ये बताया कि नॉर्मली बिना डिप्रेशन होता है। ठीक है। किसके अंदर, रेटिना के अंदर। और वो जो डिप्रेशन का साइज होता है वो कितना होता है, लेस देन वन थर्ड होता है। लेकिन अगर डिप्रेशन का साइज ऐसे करके वन थर्ड एरिया से ज्यादा आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। बस इतनी सी बात बताइए मैंने, किसके अंदर, कपिंग के अंदर बताइए। ठीक है, कपिंग नॉर्मल लेस देन वन थर्ड, बिल्कुल जी, मोर देन वन थर्ड, तो इसके अंदर मोस्ट आएगी क्या पैथोलॉजी हो सकती है, इसके अंदर ग्लूकोमा हो सकता है। ठीक है, तीन लेयर लिखवाई थी, एक मैंने आपको कौन सी लिखवाई थी, फाइब्रस लेयर लिखवाई थी। एक मैंने आपको वास्कुलर लेयर लिखवाई थी। और तीसरी मैंने आपको इसके अंदर क्या लिखवाई थी, नर्वस लेयर लिखवाई थी। ठीक है, नर्वस लेयर के अंदर मैंने आपको बताया रेटिना को हम देखते हैं। रेटिना की बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए ना कि चले सिंपल एमसीक्यूज पूछा जाए कि रेटिना की लेयर्स कितनी होती है, कोई बच्चा बताना चाहेगा, नाम ना बताए वैसे बता दे कितने नंबर्स होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं। जब मैं इसको खुद डिटेल में डिस्कस कराऊंगा फिर आपको बताऊंगा, एक एक नाम याद करवाऊंगा। 10 लेयर्स होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके नाम नहीं भूलने, इसमें से भी एमसीक्यूज कभी कभी वो पूछ लेता होता है एग्जामिनर। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको सारा, फाइब्रस लेयर जो मैंने आपको बताया, सॉरी लेयर्स का बता दिया, फाइब्रस बता दी, वास्कुलर बता दी, और क्या बता दी, इनर मोस्ट लेयर बता दी। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी आता है। आपको बच्चा बताएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको क्या चीज लिखवाई थी, शाबाश। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या चीज लिखवाई थी, हाँ जी, लेंस लिखवाया था, शाबाश। माइक अपना बंद कर ले। जान, यार अपना माइक बंद कर लो, ये बताओ रहमान। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने लगे थे, आपने बताया सर, आपने बताया था वहां पे इसके अंदर लेंस आता है। लेंस आपसे पूछा जाता है क्या शेप होती है इसकी, तो आपने बताया, बताना बायो कन्वेक्स इन नेचर होता है ये। ठीक है, क्या होता है, बायो कन्वेक्स क्रिस्टलाइन और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपने बताना है। फिर आपने बताना है कि किसके साथ ये हैंग होता है, किसके साथ ये अटैच किसके साथ होता है, लेंस लेंस की अटैचमेंट किसके साथ होती है, लिगामेंट ऑफ जन्यूल के साथ अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है, लिगामेंट ऑफ जन्यूल्स के साथ क्या करता है आपका लेंस, अटैच होता है। ये बात आपने बतानी है। बाय कन्वेक्सिस की क्या होती है, शेप होती है, ट्रांसपेरेंट ये होता है, और लिगामेंट ऑफ जन्यूल के साथ क्या होता है, ये अटैच होता है। और क्या करता है, वीएन्स को मेंटेन कर रहा होता है, अकोमोडेशन को क्या कर रहा होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी दो दो तीन इसकी मोटी मोटी बातें कर ली। अब लेंस का बेसिकली फंक्शन क्या है, एक तो ये ना अकोमोडेशन को मेंटेन कर रहा है, दूसरा ये क्या करता है कि ये आपके आई बॉल को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, आई बॉल को आगे दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एक करता है किसके अंदर, एक आपने बताना है इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करता है, और दूसरा किसके अंदर डिवाइड करता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, जो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, अभी चलो पोस्टीरियर पहले बताता हूँ, वो ज्यादा आसान है, कंफ्यूज ना हो जाना। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास पूछा जाता है कि क्या प्रेजेंट होता है, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको हल्के में नहीं लेना। दैट इज विट्रस जेल प्रेजेंट होती है, क्या होती है हमारे पास, विट्रस जेल प्रेजेंट होती है। फिर पता पूछा जाता है कि विट्रस जेल बनती कैसे है। ठीक है, आपने बताना है कि 99% उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, और 1% हमारे पास क्या होता है विट्रस जेल के अंदर, जो आपकी लेंस के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है। आपने बताना 1% उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और ये हम घर में भी बना सकते हैं, पानी के साथ आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करा दो तो वो क्या बन जाएगा, विट्रस जेल बन जाएगी। ठीक है, अब एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ना अब आगे दो फर्दर चीजों में डिवाइड होता है।
एक हमारे पास होता है एंटीरियर चैम्बर और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, पोस्टीरियर चैम्बर। और क्या करता है, लेंस इसको ऐसे डिवाइड कर रहा होता है दोनों को, ठीक है, दोनों चैम्बर्स को सेपरेट कर देता है। अब क्या करता है कि जो हमारे पास एंटीरियर चैम्बर होता है ना, यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज एक्वस ह्यूमर, तो आपने बताना है एक्वस ह्यूमर क्या होता है। हमारे पास ये भी फ्लूइड होता है जो किधर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक को बात, कोई चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई तो परेशान फिर भी नहीं होना। मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपने कहना बिल्कुल सर आपने इधर ये बात बताई थी, आपने इधर ये बात बताई थी, यहाँ पे ये बात बताई थी, अभी सारी बातें समझ में आ गई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम से देख के ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी, ऐसे तो रट्टा ही लगेगा ना। अभी अगर आपको डायग्राम दिखा दी तो फिर आपको सही समझ नहीं आएगी, पहले एक दफा सुन ले फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब बात करते हैं किसकी, हम एक्वस ह्यूमर की बात करने लगे हैं। अब एक्वस ह्यूमर बेसिकली क्या होता है, मेन बात इसकी है जी। एक्वस ह्यूमर क्या होता है कि इसने ना बेटा, ये फ्लूइड होता है, बात गौर से सुनिएगा। इसने क्या करना होता है कि जो आपका आई के अंदर प्रेशर है ना, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, इसने इसको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, ठीक है। मेंटेन, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, बिल्कुल जी, यही यही कहता है। अब ये बनता किधर से, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन किधर से होती है, ये आता किधर से हमारे पास एक्वस ह्यूमर, ये पूछा जाता है कि एक्वस ह्यूमर हमारे पास आता किधर से, इसकी प्रोडक्शन किधर से होती है। तो आपने बताना है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, सिलरी बॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिलरी बॉडीज क्या जब प्रेजेंट होती है, अच्छा, सिलरी बॉडीज प्रेजेंट होती है जब हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है ना। कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। आपको पता है कि बट अगर ऑनकोटिक प्रेशर हो तो वो क्या करता है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो तो वो क्या करता है, पहले मुझे ये बताएं। आपको रिनल में भी कितनी दफा को 500 दफा ये बात हमने बताई है कि जब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है तो ये वेसल्स को फ्लूइड से बाहर निकालते हैं, फ्लूइड को वेसल से बाहर निकालते हैं, ठीक है। फ्लूइड को बिल्कुल ही बाहर निकालता है। तो जो वो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ही तो बोलेंगे। तो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सिलरी बॉडीज, आप विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा, तो इसने सिलरी बॉडीज ने क्या किया, उसको थोड़ा सा खींचा, खींच के क्या किया, आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन किया, फ्लूइड बाहर निकालने में हेल्प किसने की, सिलरी बॉडीज ने हेल्प की, ठीक है। हाँ जी, सिलरी बॉडीज ने हेल्प की क्या आपकी, फ्लूइड बाहर निकालने में वेसल से। अब क्या हुआ कि फ्लूइड निकला है वेसल से, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो गया, जो फ्लूइड था वो वेसल से बाहर निकला। अब उसने क्या करना है कि प्यूपिल को क्रॉस करना है। अभी सिर्फ सुनते जाएं, प्यूपिल को वो क्रॉस करेगी और किधर आ जाएगी, एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। किधर आ जाएगी, एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, ये बात मैंने भी आपको यहाँ पे लिखवाई थी ना। वो आया किधर से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा सिलरी बॉडीज की मदद से, तो उसने क्या किया, फ्लूइड को वहां से, वो फ्लूइड को बाहर निकाला। जब वेसल से फ्लूइड को बाहर निकाला, वही फ्लूइड क्या किया, प्यूपिल को क्रॉस किया। प्यूपिल को जब वो क्रॉस करेगा और वो किधर आ जाएगा, एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी क्या थी, ये मैंने आपको सारी प्रोडक्शन बता दी। अब जाहिर सी बात है, इसने ड्रेन भी तो करना है ना कहीं पे। अब वहां पे अगर ये ड्रेन ना करेगा तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो ये ड्रेन किधर करेगा। आपने बताना है कि ये किधर ड्रेन करेगा। हमारे पास क्या होती है, केनाल ऑफ स्लैम होती है, सिर्फ नाम सुन ले अभी, फिर अभी आपको इसके बाद ही डायग्राम दिखा के सारे आपके वो कंसर्न दूर दूर करता हूँ। केनाल ऑफ स्लैम होती है हमारे पास, ठीक है। अब केनाल ऑफ स्लैम को हम और भी क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या करना होता है कि जो आपका फ्लूइड आपका एंटीरियर चैम्बर में पड़ा होता है ना, इसने उसको ड्रेन करना होता है किसके अंदर, एक्वस वेन के अंदर पहले, ठीक है, किसके अंदर, एक्वस वेन के अंदर। उसके बाद उसने करना होता है एपिसिक्लेरल वेन के अंदर उसको भेजना होता है उस फ्लूइड को। उसके बाद उसने आगे किधर जाना होता है, रेटिनल वेन के अंदर जाना होता है, ठीक है। ये सारा इसको कोर्स था जो आपको पता होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्वस उमर किधर से आया, इसने आपके इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करना है। प्रोडक्शन इसकी किधर से होगी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा सिलरी बॉडीज की मदद से, फ्लूइड रिलीज होगा। जब फ्लूइड रिलीज होगा तो वो एंटीरियर चैम्बर में आएगा पीपल को क्रॉस करके। जब वो पीपल को क्रॉस करके एंटीरियर चैम्बर में आए तो वहां पे आके उसने प्रेशर को मेंटेन किया। फिर इसने ड्रेन भी होना है। ड्रेन इसने कहाँ पे होना है, आपने बताना है कि हमारे पास क्या होती है, केनाल ऑफ स्लैम्स होती हैं और ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने फिर उस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को ड्रेन करना होता है, ठीक है। रेटिनल वेन के बाद किधर चला जाता है, वो आपकी सब आर्कनाइट स्पेस के अंदर चला जाता है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल उधर ही जाता है।
ठीक है, तो ये सारा इसका क्या था, प्रोडक्शन थी, इसकी ड्रेनेज थी, और ये सारा इसका कोर्स था, और ये इसका फंक्शन है, इसने इंट्राओक्युलर प्रेशर को मेंटेन करना है। यहाँ तक को बात को चीज अगर किसी एक बच्चे को भी समझ नहीं है तो बिला झिझक बगैर शर्माए आप मेरे से पूछ सकते हैं, शाबाश। ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये तो आपने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी तो भी पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं। वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है मौज। हाँ जी, क्लियर है। सब आर्कनाइड स्पेस में आयशा बेटा, सब आर्कनाइड स्पेस के अंदर जाता है फिर। ओके। यार इसकी ना डायग्राम बड़ी प्यारी बनी हुई है आपके नोट्स पे, और मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। मेरा बस चले तो आपको एक ही लेक्चर में ही मैं सारे करा दूं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैंने आपको कौन सी देर लिखवाई थी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जरा जल्दी से रिज्यूम कर देंगे प्लीज बेटा, क्या रिज्यूम कर दूं, इतनी जल्दी क्या है, आप हौसला रखें थोड़ा सा। अब सब 50 बच्चों को साथ लेके जाना है, मुझे पता है आपको चार बातें अगर ज्यादा आती हैं, चार किसी को कम आती होंगी तो आप पिक कर लोगे, वो नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए मसला होगा, तो सबको लेके चलना है साथ। हाँ जी बेटा, लेयर्स मैंने आपको बताई थी, कौन सी लेयर मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, फाइब्रस लेयर बताई थी। तो ये देखें बेटा, ये आई की डायग्राम है। फाइब्रस लेयर का जो पोस्टीरियर 5/6 है, ये मेरे पास ये क्या पड़ा हुआ है इसका, ये मेरे पास रेटिना पड़ा हुआ था, शाबाश। दूसरी लेयर कौन सी थी, एंटीरियर 1/6 कौन सी थी, अब आपने मुझे बताना एंटीरियर 1/6 कौन सी थी, मैं पूछता जाऊंगा। ये सारा रेटिना पड़ा हुआ इसका ऐसे करके। पोस्टीरियर 1/6 कौन सी थी, कॉर्निया था, ये इसका 1/6 क्या पड़ा हुआ सामने, बिल्कुल कॉर्निया पड़ा हुआ है, ठीक है। कॉर्निया नजर आया, ये वाला क्या पड़ा हुआ बेटा, ये कॉर्निया पड़ा हुआ, ये देखिए 1/6 इसका क्या है जी, कॉर्निया पड़ा हुआ। वास्कुलर अभी नीचे है बेटा, हम सिर्फ अभी फाइब्रस लेयर की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर मैंने आपको उसके वास्कुलर लेयर के अंदर क्या क्या लिखवाया था, शाबाश। यूविल ट्रैक लिखवाया था मैंने आपको। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, सामने, सामने हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताना है, मुझे नहीं आती ये सारी बातें, आपने बताना है। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, सिलरी बॉडीज होती हैं। तो बेटा ये आपकी जो सिलरी बॉडीज है ना, ये पड़ी हुई, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखें दो, एक ये सिलरी बॉडी पड़ी है, ठीक है, और एक ये सिलरी बॉडी पड़ी है, यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये सिलरी बॉडीज, ठीक है। और ये मेरे पास क्या पड़ी हुई है, ये मेरे पास ये मेरे पास आयरस पड़ा हुआ है, ये देखो ये वाला आयरस, ये लाइन जो है ना ये आयरस की है, ये भी लाइन आयरस की है। और ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये सिलरी बॉडीज पड़ी है। सिलरी बॉडीज ने क्या करना है, इस वेसल्स को ऐसे पीछे की तरफ खींचना है। ऐसे जब पीछे की तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो इसमें से फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड निकल के जाएगा पोस्टीरियर चैम्बर में पहले, ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर में फ्लूइड आया ऐसे करके, फिर इसने क्या किया, मैंने आपको बताया था ये प्यूपिल को क्रॉस करेगा, इसने फिर ऐसे करके क्या करना है, प्यूपिल को क्रॉस करना है। प्यूपल को क्रॉस करके इसने आगे किधर आना है, एंटीरियर चैम्बर के अंदर आना है। ये सारी बातें मैंने आपको दिखाई बताई थी, शाबाश। ये बातें मैंने आपको सारी बताई थी वहां पे, हाँ जी बताई थी। ऐसे ही इसने आना है। क्या किया, सिलरी बॉडीज ने क्या किया, इन वेसल्स को खींचा, वेसल्स को खींच के क्या किया, इन्होंने फ्लूइड निकाला। फ्लूइड पहले आपका आया पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर आया, फिर इधर से उसने प्यूपिल को क्रॉस किया, प्यूपिल को क्रॉस करके किधर आ गया, एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ गया। ये मैंने आपको बात बताई थी। फिर मैंने कहा इसने बेटा ड्रेन भी करना है। अब क्या करेगा, दोनों साइड्स पे इसकी, यहाँ पे भी कैनाल ऑफ श्लेम प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी कैनाल ऑफ श्लेम प्रेजेंट है। अब कैनाल ऑफ श्लेम क्या थी, ट्रेबुकुलर मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज थी, कैपिलरीज का गुच्छा थी, ठीक है। अब क्या करेगा कि जो आपके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये जो कैनाल ऑफ श्लेम है, जो कैपिलरीज हैं, ये क्या करेंगी, ये आपका ड्रेन करेंगी, किसको, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करेंगी, ठीक है। किसको ड्रेन करेंगी, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करेंगी। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलता निकलता आगे जाएगा किधर, एक्वस वेन के अंदर, फिर एपिसिक्लेरल वेन के अंदर, फिर रेटिनल वेन के अंदर, रेटिनल वेन से किधर जाएगा, सब आर्कनाइड स्पेस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये इसकी ड्रेनेज है, ये हमारे पास कैपिलरीज का गुच्छा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। और बेटा ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ, लिगामेंट ऑफ जेन्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल, जिसको जेन्यूल ऑफ जिन भी बोलते हैं। ये लिगामेंट ऑफ जेन्यूल पड़ा हुआ हमारे पास, जो लेंस की अकोमोडेशन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जो आपके विजन को मेंटेन कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि लेंस के साथ लिगामेंट ऑफ जेन्यूल अटैच होता है, शाबाश। ये बात बताई थी आपको वहां पे, ये देख लो, लेंस के साथ ऐसे आपका लिगामेंट ऑफ जेन्यूल अटैच होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, और ये इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में विट्रस जेल होती है, 99% वाटर होता है, 1% इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में वही पड़ा हुआ है।
फिर मैंने आपको बताया कि एंटीरियर कंपार्टमेंट आगे दो चीजों में डिवाइड होता है। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एंटीरियर चैम्बर होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर चैम्बर होता है। ठीक है, अब एंटीरियर चैम्बर ये वाला है और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर। और इसको डिवाइड कौन कर रहा है, शाबाश। हाँ जी, एंटीरियर और पोस्टीरियर को कौन डिवाइड कर रहा है, मैंने भी आपको बताया था, जल्दी बताना आपने। दोनों चैम्बर्स को कौन डिवाइड कर रहा था, शाबाश। प्यूपिल प्यूपल। डिवाइड कर रहा था, शाबाश। ठीक है, प्यूपिल क्या कर रहा है, आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को क्या कर रहा है, आपस में डिवाइड कर रहा है। ये मैंने आपको बताया था। बिल्कुल, ये प्यूपिल भी कर रहा है और ये आयरिस भी कर रहा है, दोनों से ही बता रहे हो। आयरिस भी क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आयरिस वहां पे मैंने आपको बेसिकली बताया था, लेकिन आयरिस के साथ प्यूपिल अटैच होता है, ये भी बात याद रखनी है। आयरिस इसको क्या कर रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर को आपस में सेपरेट कर रहा है। ठीक है, स्क्लेरा भी आपको यहाँ से दिखा दिया, कॉर्निया भी इसके अंदर आपको दिखा दिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिखाना था, इसके अंदर लेंस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको वो भी यहाँ पे दिखा दिया। प्यूपिल भी बता दिया, पोस्टीरियर चैम्बर भी बता दिया, इंटीरियर चैम्बर भी बता दी, लिगामेंट ऑफ जेनियूल भी बता दी, कैनाल ऑफ श्लेम भी बता दी। ठीक है, अभी ये वाला पॉइंट छोड़ दें, जब हम डिस्कस करेंगे ना मार्फन सिंड्रोम, उसके अंदर बताऊंगा कि जो आपका ये होता है ना लिगामेंट ऑफ जेन्यूल, इसका मसला होता है। जब लिगामेंट ऑफ जेन्यूल का मसला होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लेंस है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपर डिसलोकेट कर जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अपर डिसलोकेशन ऑफ लेंस वाला ना, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दें। एक्वस ह्यूमर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक को बात को चीज, अगर एक चीज भी किसी को समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ लें, शाबाश। ठीक है, आपकी नोट्स पे बहुत अच्छी लिखी हुई है ऑफ्थल्मोलॉजी की, कुछ बेसिक्स बहुत अच्छी लिखी हैं, कुछ आपके जो बुक वाले टॉपिक्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। दोनों को लेके चलेंगे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। कोई ऐसा पॉइंट जो ना किसी को समझ में आया हो, सर डायग्राम वाला रिवाइज करवा देंगे। सर अजान हो गई है, 5 मिनट एक कह रहा है रिवाइज करा दे, एक कह रहे हैं इसको मुझे 5 मिनट, आप मुझे मजीद 5 मिनट दें। ग्लूकोमा स्टार्ट करने से पहले पहले मैं इसको वैसे ही एंड करके आपको छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, डायग्राम वाला मैं लास्ट पे रिपीट करता हूँ। ठीक है। आज सिर्फ ये बेटा डिम्स के नोट्स हैं। अच्छा, आज सिर्फ ना वो करेंगे, एनाटॉमी करेंगे। कल से आपकी प्रॉपर पैथोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे, और ये अच्छे से पढ़ के आना। अगर ये चीजें आपको नहीं आती तो आगे कोई डिजीज नहीं आती, मैं आपको बार बार बताई जा रहा हूँ। अच्छा जी, फिर पूछा जाता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। हाँ जी, शाबाश। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। कितना इसका जो हमारे पास फ्लूइड होता है, सर वो कौन सी फॉलो करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर जतोई को फॉलो करेंगे, जो टेक्स्ट बुक है जतोई। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो आपने बताना 10 से लेके 20 मिलीमीटर मरकरी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाए 20 से, तो हम इसको क्या कॉन्सिडर करते हैं, दैट इज ग्लूकोमा बोलते हैं। जिस बच्चे का माइक होना काइंडली उसको बंद कर लें, सारे एक दफा देख लें, ग्लूकोमा होता है। ठीक है, अगर 20 मिलीमीटर मरकरी से इसका प्रेशर ज्यादा हो जाए, अगर इसका 20 मिलीमीटर मरकरी से, सॉरी 10 मिलीमीटर मरकरी से इसका क्या करे, प्रेशर कम हो जाए ना, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, शाबाश। तो आपने बताना हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनी बोलेंगे। ठीक है, ये बेसिक से टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 20 से ज्यादा ग्लूकोमा वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी सबको ही, नॉर्मल प्रेशर भी सबको पता ही है। तो लेकिन अगर 10 से कम हो जाए तो हम इसको फिर क्या कॉन्सिडर करते हैं, इसको हम हाइपोटोनी कॉन्सिडर करते हैं। ठीक है, ओके जी, अगर यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक को बात कुछ चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ ले, वरना मैं एक दफा आपको दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ। बच्चे कह रहे थे डायग्राम एक दफा दोबारा दिखा के रिवाइज करा दें, मैं आपको वो रिवाइज करा देता हूँ। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने आपको ये लिखवाया था कि फाइब्रस लेयर होती है हमारे पास, पोस्टीरियर 5/6 दैट इज स्क्लेरा होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके अंदर कॉर्निया बताया था 1/6, मैंने आपको वो दिखा दिया यहाँ से। फिर मैंने आपको बताया कि रेटिना हमारे पास इनर मोस्ट स्ट्रक्चर, और ये सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये देखो ये रेटिना पड़ा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि मिडल लेयर में हमारे पास क्या आता है, सिलरी बॉडी और आयरस आ जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिलरी बॉडी भी दिखा दी, इसका फंक्शन भी दिखा दिया, और ये आयरस का भी फंक्शन बता दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, लेंस का क्या फंक्शन होता है, कि दो कंपार्टमेंट्स को आपस में डिवाइड करना है। एक ही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 99% हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, और 1% हमारे पास विट्रस जेल प्रेजेंट होती है। इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर कंपार्टमेंट भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एंटीरियर चैम्बर के अंदर, दूसरा पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर डिवाइड हो जाता है। करता कौन है इसको डिवाइड, आपने बताना, आयरिस इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन डिवाइड करती है जी, आरएस इसको डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सिलरी बॉडीज का क्या फंक्शन होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वेसल से फ्लूइड बाहर निकलेगा, जब फ्लूइड बाहर निकलेगा पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर आएगा, पोस्टीरियर चैम्बर से आगे या किसको क्रॉस करेगा, वो प्यूपिल को क्रॉस करके एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ जाएगा। फिर इसने ड्रेन भी करना है,
जब इसने ड्रेन करना है तो किधर ड्रेन करेगा, आपको पता होना चाहिए। इसने केनाल ऑफ फ्लैम के अंदर ड्रेन करना है, ट्रैबिकुलर मेशेस ऑफ कैपिलरीज के अंदर ड्रेन करना है। इधर से ये जाएगा किसके अंदर, एक्वस वेन के अंदर जाएगा, एक्वस वेन से ये आगे जाएगा एपिसिक्युलर वेन के अंदर जाएगा, और एपिसिक्युलर वेन से आगे जाएगा रेटिनल वेन के अंदर जाएगा, रेटिनल वेन से आगे किधर चला जाएगा, सब आर्कनाइट स्पेस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, केनाल ऑफ फ्लैम से ड्रेन करके वहां पे जाता है। अगर ये क्या करे इसका, अगर ये फ्लूइड आई कम, अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उतना हो ही ना, फ्लूइड आए ही कम, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनी बोलेंगे। लेस देन 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा। अगर ये बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका प्रेशर 20 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब इसका क्या, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया। और ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, दैट इज ग्लूकोमा। इसकी सारी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक्स थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, कल से हम इसको कंप्लीट देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक को बात को चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई तो पूछिए। शाबाश। हाँ जी बेटा, जो कह रहा था कि सर समझ नहीं आई। हाँ जी। ओके, अगर इसका वर्क नेक्स्ट में तो होता है तो उसको ब्रेन इफेक्ट नहीं होगा बेटा, कभी भी नहीं होगा। वो प्रेशर मेंटेन कर रहा होता है, इसमें जाना ही उधर होता है। उसकी भी तो ड्रेनेज होती है ना, उसकी भी तो प्रोडक्शन होती है ना। ठीक है। ओके जी, क्लियर है, ठीक है जी। आज सिर्फ एनाटॉमी करते हैं, कल हम ग्लूकोमा को स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगा सारा आपको वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर आप 5 मिनट नमाज पढ़ आते हैं तो कर ही ना ले इसको, क्या कहते हो, ग्लूकोमा कर लेते हैं। बैठ तो गए ही है यार, क्या कहते हो बेटा। मैंने कल से करवाइएगा, आज नाइट में कर लेते हैं। जुबैर भाई मैं तो जुल्फकार भाई मैं तो करवा दूं, मुझे कुछ कल करवा दीजिएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नोट सेंड कर दे सर ग्रुप, बेटा मैं अभी भेज देता हूँ आपको ये सारे नोट। ओके बेटा, फिर ये कल कर लेंगे। कल फिर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी, अपने जेहन में रख के आना। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपकी ये रेड आइज की जितने भी डिजीजेज है ना, और वो मैं आपको सारी करा दूंगा इंशाल्लाह। ये ज्यादा टाइम नहीं लेगी, हार्डली कुछ 6-7 दिन की सारी ऑप्थेमोलॉजी गेम है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। हाँ ठीक है, नेट में माइंड में बिठाओ तब तक, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ओके बेटा, ख्याल रखें, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई भी एनाटॉमी में से सवाल हुआ, को बात ना समझ में आई, फंक्शन में से ना आई, तो बेशक वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है भाईजान, इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज लाजमी मैं भेज दूंगा भाई। ओके भाई, ओके। ओके जी, अल्लाह।